डियर स्टूडेंट, एनके वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स है वह 2014 का जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। वह वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, वह उसका येस नो में उसका जो है जवाब, उसका आंसर जो है वन सेंटेंस में देने वाला क्वेश्चन था। तो आज मैं उसका रखे हैं, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन है कि राइट डाउन द मेन सोर्स ऑफ कॉपर। राइट डाउन द मेन सोर्स ऑफ कॉपर। तो आप ये जानेंगे कि मेन सोर्स ऑफ कॉपर इज कॉपर पाइराइट। फार्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज CuFeS2। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसके फार्मूला, तो फार्मूला भी हमने लिख दिया है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज नोन एज इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन ओर। तो गैंग इज नोन एज इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन ओर, इसमें कौन है तो गैंग होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल Ni इन NiCO4। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हमने पहले भी बतलाए हैं कि निकेल एक निकेल कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल है और कार्बोनिल अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह 0 होता है। तो आप लिखेंगे कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4। इसके बाद है व्हाट यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो यूज होता है वह क्या है, कैसा यूज होता है। तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जो यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। तो कार्बन CH4 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 होगा। इसका कारण यह है कि वह सिंगल बॉन्ड, जब कोई भी एलिमेंट सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है तो वह sp3 होगा। और कितना sp3 होगा तो यह आप जानेंगे कि 4 sp3 होगा। ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4। तो कितना होंगे 4 sp3 होगा। और आप जानेंगे कि जितना sp3 होगा वही उसका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड 2 1 3 1 4 सिग्मा बॉन्ड भी होंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट फार्मूला ऑफ ओलियम। तो फार्मूला ऑफ ओलियम इज H2SO7। यह सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। तो इसका आंसर होगा H2SO7, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO2। H3PO2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत अच्छा ट्रिक जान लीजिए कि ऑक्सीजन का जितना ऑक्सीजन उसका डबल करके हाइड्रोजन वाला संख्या घटा दीजिए। तो 2 है, 2 2 4, 4 में से 3 घट जाएगा, कितना है 1 और प्लस साइड होगा। नेक्स्ट है इसी तरह से हमने 2 क्वेश्चन और एराइज किया है जो पॉसिबल है। तो H3PO3 में तो कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो 3 9 6, 6 में से 3 घट जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह से H3PO4 में 4 है, 4 में 2 8 में से 3 घट जाएंगे प्लस 5 हो जाएगा। तो आप जानेंगे H3PO2 H3PO3 और H3PO4 में +1 +3 और +5 होता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। तो जैसा कि हमने बतलाया है कि जितना ऑक्सीजन है उसका डबल करके हाइड्रोजन संख्या घटा दीजिए। 4 दूना 8 में से 3 घट जाएगा 5 + 5 हो जाएंगे। यही एक ट्रिक है इसका बढ़िया। H3PO3 पर कुछ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है H3PO2 पर भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है
राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu+। आप जानिए कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वह 29 होता है, लेकिन यह Cu+ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा 28 होगा, और 28 होगा तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वह s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लूज किया है, s ब्लॉक का, s ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन है वह लूज किया है, d का इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, और ऐसा होता भी नहीं है। तो इसका हो जाएंगे आपको 3d10। 3d10 होने के कारण यह d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल्ड है, और फुलफिल होने का मतलब होता है कि यह आपको पैरामैग्नेटिज्म होंगे, और पैरामैग्नेटिज्म होंगे तो आप जान लेंगे कि यह आपको कलरलेस होगा। इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है आर्गन 18 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 18 के बाद क्या बच गया 4s2 3d10। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है राइट डाउन द IUPAC नेम इज K4Fe-CN6। तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम पूछ रहा है। इसका IUPAC नेम जो होगा इसके लिए आपको क्या है, यह आपको काउंटर इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, तो ये हो जाएंगे, पहले इसको लिखा जाएगा, तब लिगैंड को लिखा जाएगा, और तब आयरन को लिखा जाएगा। तो देखिए क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखा जाएगा। कितने साइनो है, 6 है, तो हेक्सा, 6 को हेक्सा, CN को साइनो। अब देखना है कि नोमेनक्लेचर का एक रूल है कि जब O1 आए लास्ट में लिगैंड का, तो उसके साथ सेंट्रल मेटल जो होंगे उसमें 8 लग जाएगा, तो फेरस है तो फेरेट हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को आपको छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है और रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो इसको एक तरीका बतला देते हैं कि आपको निकालने की जरूरत नहीं होगा। यह 6 है और यह क्या 4 है, तो ज्यादा वाला संख्या में से कम वाला संख्या को घटा दीजिए, तो 6 में से 4 घट जाएंगे तब 2 होगा। ऐसे भी देखिए पोटेशियम का +1 होता है, कितने 4 है, तो 4 प्लस हो गया, इसको x मान लीजिए, CN का -1 होता है 6 होता है, तो ये हो जाएंगे 4 + x + -6 बराबर 0। तो यानी 4 + x बराबर +6, इसलिए x बराबर क्या आ जाएंगे +6 - 4 = +2 हो जाएंगे, और जो भी होगा उसको रोमन में लिखा जाता है। नेक्स्ट है राइट डाउन द बेसिसिटी ऑफ H3PO2। H3PO2 देखिए मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बतला देता हूँ जिससे बेसिसिटी आप जान सकते हैं। जितने ऑक्सीजन होगा उसमें से एक ऑक्सीजन को घटा दीजिए, तो यह कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन घटा देंगे तो एक बचेगा, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई लिखा जाता है, तो क्या जब मोनोबेसिक हो जाएंगे। बेसिसिटी ऑफ H3PO2 इज मोनोबेसिक। ऐसे भी आप जान लेंगे, इसके स्ट्रक्चर से भी जान सकते हैं कि फास्फोरस जो होते हैं वह उसका एटॉमिक नंबर 15 होते हैं, 285 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, वह 5 बॉन्ड बनाएंगे, और उसमें 5 बॉन्ड बनाएंगे तो एक जगह ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, वो ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो बच जाएंगे 3 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ यही लिखे हैं डबल, 3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन शिफ्ट करेंगे, और बचा हुआ ऑक्सीजन जो होगा वो H के साथ OH बनाएगा। तो यहाँ देखिए 2 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो एक बचा, हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन के कारण, एक ऑक्सीजन के कारण एक OH बनाया, बच गया 2 H। तो नंबर ऑफ OH इज नोन एज बेसिसिटी। नंबर ऑफ OH इन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। किसी भी एसिड में OH की जो संख्या होती है उसी OH की संख्या को बेसिसिटी कहते हैं। तो यहाँ OH की संख्या 1 है इसलिए मोनोबेसिक हो जाएगा। ट्रिक भी जानेंगे तो जितना ऑक्सीजन में से घटा दीजिए, मोनोबेसिक हो गया। इस तरह से आप जानेंगे राइट डाउन द बेसिसिटी ऑफ H3PO3। आप देखिए 3 है, 3 से 1 घटा दीजिए, 2 बचेंगे, डाई बेसिक होगा। ऐसे स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। तो आपको एक डबल बॉन्ड के लिए निकल गया, बच जाएंगे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाए, 2 OH बनाएंगे, 2 को बेस बनाएगा, 2 को बेस है इसलिए कैसा होगा, डाई बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट डाउन द बेसिसिटी ऑफ H3PO4।
तो H3PO4 में भी देख लेना है कि फास्फोरस 4 है, 4 में से 1 हटा दीजिए, 4 दूना 8, क्या करें 4 में से 1 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 गो बचे, एक डबल बॉन्ड के लिए तो 3 ऑक्सीजन बचा, 3 गो OH के साथ 3 गो बेस बनाएंगे, 3 गो OH बनाएंगे, इसे ट्राई बेसिक हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 और 3 है। इस तरह से मेन अभी हमने फोकस किया है आपको फास्फोरस के ऑक्सो ऑफ फास्फोरस, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका बेसिसिटी और उसका स्ट्रक्चर भी पूछता है 2 मार्क्स का, जैसा कि इस बार सेंटअप में पूछा है किसका, इसका स्ट्रक्चर। तो आप जानेंगे, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है आपको स्ट्रक्चर के लिए। तो यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव 3 को बना, लेकिन ये को पूछता है 2 मार्क्स का इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ आज का जो टॉपिक्स रहा, बहुत ही अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या IUPAC नेम हो या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो या उसके स्ट्रक्चर की बात करें या बेसिसिटी की बात करें, यह बेहतर है। मैं आपको बतला दूं कि सिलेबस की चिंता नहीं कीजिए, हम आपको अप टू डेट पढ़ा दूंगा, साथ ही साथ समय से पहले पढ़ा दूंगा। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोग डिपेंड भी हैं, कुछ स्टूडेंट का फ़ोन भी आता है। मैं सभी स्टूडेंट को भरोसा दिलाया हूं कि समय से हो जाएगा, इसलिए सोचना नहीं है। क्वेश्चन बैंक का स्टडी बहुत बेहतर है। हम क्वेश्चन बैंक जो करा रहे हैं उसके साथ साथ उससे रिलेटेड टर्म है उसको भी हमने रखा है ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे, और छूटेगा भी नहीं, इतना मान के चलेंगे। रह गया केमिस्ट्री के साथ साथ बायो का भी और फिजिक्स का भी, तो मैं कल से इसको फिजिक्स और बायो को भी हम पढ़ा दूंगा। पहले ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कराएंगे, और चूँकि 50% ऑब्जेक्टिव है और इसमें आपको क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट बन जाता है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और रिटेन का है तो रिटेन तो गेस्ट टाइप का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे उसका, लेकिन मेन फोकस करना है किस पर, ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव आपको स्कोर पूरा करेगा, मेंटेन करेगा, रिजल्ट मेंटेन करेगा। 50% है येस नो में आंसर है। यदि आपको सबके सब करेक्ट हो जाता है केवल ऑब्जेक्टिव, और तो कुछ प्रैक्टिकल का मार्क्स आ जाएंगे, उसमें मिला के फर्स्ट डिवीजन आ ही जाएगा। लेकिन इतना नहीं करना है, करना यह है कि सब क्वेश्चन बनना चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, और ऑब्जेक्टिव तो 50% है ही ना, तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। तो NCERT की बुक का जो हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस कराया था आपको, फाउंडेशन के रूप में सॉलिड स्टेट से लेकर के और P ब्लॉक तक ले गए थे। उसके बाद कुछ हम ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर का भी रखा था डिटेल। लेकिन अब डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक टच करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बैंक में वे सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो कहीं से न कहीं से आपको NCERT से ही रिलेटेड है, और उसको यदि स्टडी करते हैं तो सभी बुक का सिलेबस जो भी है वह काफ़ी डेप्थ में आ जाता है। तो इसी पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायो हो या लिटरेचर जो हिंदी और अंग्रेजी है वो, और मैथमेटिक्स भी है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, हम तो अप टू डेट हैं ही। पहले ही थोड़ा कम समय देते हैं चैनल पर पढ़ाने के क्रम में, 10-12-15 मिनट का टाइम देते हैं, लेकिन हम आधा घंटा 30-35-40 घंटों भर का भी हम क्लास नेक्स्ट ले सकते हैं। इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपको मिलिए जाएंगे, या क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, या आप जो है बुक का नोटबुक पढ़ेंगे, फिर भी तो नोटबुक जो है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का हो जाता है। आपको हम लोग भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो वह हो गया समझने के लिए आपको। लेकिन अभी जो ये रिजल्ट लाना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कैसा लैंग्वेज होना चाहिए, ये सारी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बहुत डिटेल करके लिख दिया, अगला क्वेश्चन छूट जाए, तो यह दिक्कत हो जाएगा। रह गया बात केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो बहुत कम ही लैंग्वेज है, आपको
कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, व्हाट हैपेंस है, कन्वर्जन है। तो ये सब में टाइम मतलब यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि कितना लिखना है, उसको अप्रोप्रिएट आंसर देने की ज़रूरत है। यह सब हो जाएगा, बस आप लोग पहले से भी पढ़े हुए होंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वह बेहतर है। क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस बेहतर प्रैक्टिस है, हम बार बार कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कल से हम अधिक से अधिक समय देंगे और सिलेबस पूरा कर देंगे। हम आज जो 2014 का क्वेश्चन रखे हैं, अभी तक 11, 12, 13 और 14 तक का जो क्वेश्चंस हैं वह ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको 10 का सेट है। 10 क्वेश्चन ही पहले पूछे जाते थे, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो रिपीट किया है और करेगा भी। इसको रखे हैं 15 का, जो हम जैसे ही हम आएंगे तो उसमें 28 क्वेश्चन हैं, फिर 35 क्वेश्चन से होंगे। फिर अभी 2-3 साल पहले से जो कोरोना काल में जो पूछे गए हैं, डबल कर दिया है, 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, तो बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकाल कर रखा है और तमाम क्वेश्चन बैंक को यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो है लगेगा कि हर टॉपिक से एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। क्यों नहीं आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस का, बेहतर है। उसका जो लैंग्वेज जो मैं दूंगा बहुत बेहतर एनसीईआरटी पैटर्न पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज रहेगा, साथ ही एकदम बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा, उसमें कहीं जानने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, और बेहतर रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम बायो भी पढ़ा देंगे, बस 1-2 दिन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी चैनल पर रहेगा, इनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस पर, इसको भी आप देखेंगे, बेहतर रहेगा। ऑब्जेक्टिव पहले प्रिपरेशन कराएंगे, सब्जेक्टिव में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स का उसको करा देंगे, और थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं आपको 5 मार्क्स के हैं, तो कहीं से ना हम आपको किसी न किसी रूप में बता देंगे। 10 क्वेश्चन उसमें लिखाएंगे, उसमें 3 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़ करके पढ़िए, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। समय निकट होने पर बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, साथ ही साथ वह जो है क्या कहते हैं, पढ़ने का एक तरीका होता है वो भी सिस्टमेटिक नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट भर भर रात जाके पढ़ते हैं और सुबह में सो जाते हैं। देखिए, ऐसा गलती नहीं करें, क्योंकि रात बना है सोने के लिए। जो आपको नेचुरल नींद होगा वह उससे अब बेहतर कुछ नहीं होगा, न बढ़िया से सो पाइएगा न बढ़िया से पढ़ पाइएगा। इसलिए आप जो है, भले ही आप तो रात बहुत लंबी करती हैं, 8-9 बजे सो जाइए, लेकिन 2 बजे ज़रूर उठिए। 2 बजे उठते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उस समय का जो टाइमिंग होता है काफ़ी शार्प होता है, माइंड कंसंट्रेट रहता है, जो भी पढ़ेंगे वह याद रहेगा। साथ ही साथ अब तो ट्यूशन वगैरह अब तो लगता है कि दिसंबर के बाद कहीं भी पढ़ते होंगे वह क्लोज हो जाएगा, तो आपको सेल्फ स्टडी ही तो करना पड़ेगा। बैठे हुए करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और भोर से लेकर के करीब 6-7 बजे तक पढ़ते रहिए। उसके बाद अपना फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद अपना थोड़ा सा खाना नाश्ता वगैरह करके फिर बैठिए और दिन में मैथ बनाइए। मैथ हो, फिजिक्स का हो, सब बना, लेकिन भोर में रटने वाला जो भी सब्जेक्ट्स है रटिए। हिंदी को भी उतना ही आपको प्राथमिकता देना है, इंग्लिश को भी उतना ही प्राथमिकता देना है जितना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को देते हैं, क्योंकि वो भी तो आपको कंपलसरी है, वो भी तो इसको उसमें भी तो नंबर लाने की ज़रूरत है। पहले स्टूडेंट इग्नोर करते थे दोनों सब्जेक्ट को कि ट्यूशन भी नहीं पढ़ना या बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी उसको एकदम पैरेलल देखना है, समान रूप से देखना है, वो भी एक आपका एक टारगेट है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।